नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की थर्ड यूनिट योग एंड लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर कर चुका हूं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन डिटेल में पहले देखने वाले हैं योग एंड लाइफस्टाइल को और फिर इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज 1 मार्क 3 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। मतलब पूरी आपकी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस एक वीडियो से हो जाएगी। दोस्तों मैंने एक नया चैनल भी बनाया है और उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो का लिंक दे रखा है जहाँ पर मैंने बताया है आपको कि एक स्टूडेंट के लाइफ में योग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो एक बार आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर हम 1500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना चैप्टर। तो करते हैं अपन अपना कोर्स स्टार्ट। योग एंड लाइफस्टाइल आज अपने को पढ़ना है और साथ ही अपन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आखिर अपने को इस यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। तो अपन पढ़ेंगे आसन क्या होता है और वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स को अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। अपन देखेंगे ओबेसिटी और उससे रिलेटेड वेरियस आसन्स, डायबिटीज़ उससे रिलेटेड आसन्स। देन अपन देखने वाले हैं कि अस्थमा क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे आप उसको क्योर कर सकते हैं, क्या कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, सभी अपन बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। फिर अपन देखेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, उससे रिलेटेड वेरियस आसन्स को भी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। और अब की बार सीबीएसई ने क्या करा है, पहली फुर्सत में निकाल दिया है उसने बैक पेन को। ठीक है, तो पहले आपको बैक पेन भी पढ़ना पड़ता था, इससे रिलेटेड आसन्स पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब ये हो चुका है रेड। ठीक है, लालिमा इस पर छा चुकी है और अब आपको इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो बढ़ते अपन आगे, सीधा अपन सबसे पहले देखते हैं कि आसन क्या होता है और कैसे ये एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह काम करते हैं। तो आसन का मतलब बहुत ही सिंपल होता है, टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर एवर लास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम, इसी को अपन आसन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको सिर्फ यही डेफिनेशन लिखनी है, आपका काम हो जाएगा, एक में से एक मार्क पूरा आपको मिलेगा। आसन कैन बी प्रिवेंटिव मेजर एज ये प्रोवाइड करते हैं वेरियस साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेनिफिट। ठीक है, तो आसन के दोनों साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों बेनिफिट होते हैं और अल्टीमेटली हेल्प करता है इन अवॉइडिंग वेरियस लाइफस्टाइल डिजीजेज। तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेज होती है जो डे टू डे लाइफ में हमसे चिपक जाती है, तो उसको न चिपकने देने के लिए अपने को आसन वहाँ पर करना पड़ेगा। अब महर्षि पतंजलि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साधु संत थे भारत के अंदर और इन्होंने योग सूत्र नाम की एक किताब लिखी थी। उसी के अंदर इन्होंने आसन की डेफिनेशन दी थी और उन्होंने बोला था कि एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पर आप स्टडी और कंफर्टेबल रहते हैं। वन रिमार्केबल एस्पेक्ट ऑफ आसन है दैट एवरीवन कैन प्रैक्टिस इट। ठीक है, तो आसन को कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, भले वो छोटा बच्चा हो या फिर बुजुर्ग हो। जैसे जिम है तो जिम में रेस्ट्रिक्शन रहता है कि यार उसको 18 साल के ऊपर के बच्चे आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और 40 साल के आसपास के लोग ही जिम जाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा वो ओल्ड एज में आ जाते हैं एंड देन फिर जिम को कम कर देते हैं। लेकिन आसन एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है। वन कैन एडजस्ट द लेवल, आप लेवल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे या तो बहुत इंटेंस यहाँ पर आसन करें या फिर सिंपल आसन होते हैं उसको भी कर सकते हैं। इंटेंसिटी इसको भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन द एज एंड कैपेसिटी, जितनी आपकी कैपेसिटी उतना आप काम कीजिए और आपको बेनिफिट लगभग उतने ही मिलेंगे। आगे अपन बढ़ते हैं तो देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आसन करने के लिए। तो फर्स्ट बेनिफिट होता है बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। तो आपके जितने भी बोन्स और जॉइंट्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आप बन जाते हो एकदम आयरन मैन और हल्के की तरह। सेकेंड इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स नॉर्मल। तो जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर वो भी एकदम नॉर्मल होता है। इसके कारण क्या होता है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट होता है ये भी एकदम मस्त रहता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक स्ट्रोक के अंदर कितना हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है और कार्डिक आउटपुट मतलब 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम करीबन 80 ml के आसपास रहता है और कार्डिक आउटपुट 6 से 7 लीटर के आसपास रहता है। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ रहती है, आपको याद होना चाहिए। अगला है ब्लड सर्कुलेशन तो बिल्कुल प्रॉपर हो ही जाता है, ब्लड प्रेशर एकदम स्टेबलाइज रहता है और इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रेंथन होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी कोविड-19 के टाइम पर आयुष मंत्रालय जो इंडिया का मिनिस्ट्री है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उससे एसोसिएटेड है आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय ने भी एक गाइडलाइन जारी की है और बताया कि कैसे आप काढ़ा पीजिए, योग कीजिए, उससे क्या होगा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होगा और आप कोविड जैसी बीमारी से कोसों दूर रहेंगे। अगला इसका बेनिफिट है आपको कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपके बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बन जाते हैं और आप बहुत ही अच्छे से सांस को ले पाते हैं
और योग और प्राणायाम से तो क्या होता है, आप सांस पर कंट्रोल भी पा लेते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत से साधु महात्मा रहते हैं, वो क्या करते हैं, सदियों तक तपस्या में लगे हुए रहते हैं और तब भी वो निपटते नहीं है, तब भी वो जीवित ही रहते हैं। देन एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एनहांसेस होती है। तो जैसे आप योग करते हो तो आपका पहली बात तो डाइजेशन अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा रहता है, बाकी सभी बॉडी पार्ट्स अच्छे रहते हैं, बाकी सभी बॉडी पार्ट्स अच्छे रहेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आपका अच्छा रहेगा, कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन और इन सारी समस्याओं से भी आप दूर रहने वाले हैं। मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जिम वाला कुछ काम ये भी कर देता है, जिम से आपकी मसल्स एकदम टोन अप होती है, ठीक है, बल्क आता है, लेकिन यहाँ से आपकी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती है अगर आप योग करते हो तो, ठीक है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आ गया है, एमसीक्यू आ गया है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब क्या हो गया, एमसीक्यूज भी यहाँ पर आने लग गए हैं, तो इसको भी आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। चूज करना है अपने को ऑड वन आउट। आसन हेल्प्स टू इम्प्रूव, तो आसन से देखो ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम तो इंप्रूव होगा, लेकिन स्पीड कुछ यहाँ पर से इंप्रूव नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए तो आपको एक्सेलरेशन रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन रन करेंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आसन से इतना ज़्यादा वहाँ पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि योग सूत्र के अकॉर्डिंग आसन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्थिर सुखम आसनम। अगला है वर्ड योग को कौन से संस्कृत वर्ड से डिराइव किया गया है, तो योग को युज नाम का एक संस्कृत वर्ड है उससे यहाँ पर डिराइव किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ बोर्ड में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आ गया 3 मार्क का क्वेश्चन है कि आपको रोल बताना है योग का इन प्रिवेंटिंग द लाइफस्टाइल डिजीज। तो वही आप सबसे पहले योग की परिभाषा यहाँ पर लिखना और उसके बाद योग के कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर लिख देना, तो इससे आपका काम हो जाएगा। अब अपन देखते हैं सेकंड टॉपिक, 3.2 ये अपना टॉपिक है और यहाँ पर अपने को पढ़ना है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, अत्यधिक मोटापा, ठीक है। तो अत्यधिक मोटापा को अपन यहाँ पर ओबेसिटी कहते हैं। डेफिनेशन एक बार देख रखे हैं, 1 मार्क में आपको सेम टू सेम यही डेफिनेशन छाप के आनी है। ओबेसिटी एक कंडीशन होती है बॉडी की जिसमें अपन क्या होता है, अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीज हो जाता है एक्सट्रीम लेवल तक, ठीक है, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल तक इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर जो एक BMI नाम का इंडेक्स रहता है, बॉडी मास इंडेक्स, उसकी वैल्यू हो जाती है 30 से ज़्यादा, तभी उस पर्सन को अपन क्या बोलते हैं, ए मोटे, नहीं उसको ओबेस बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला अपन देख लेते हैं कि क्या वेरियस रीजंस होते हैं ओबेसिटी के। तो वो होता है बैड हैबिट्स ऑफ ईटिंग, ठीक है, मतलब बहुत ही बुरी तरह से खाना। और सेकेंड है डिटोराइजेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा तो जो खाना है वो पचेगा नहीं तो आसपास वो जम जाएगा और आप हो जाएंगे अत्यधिक मोटे, ठीक है। तो यहाँ पर मेन इसके कारण होते हैं। और इन सच पर्सन्स लाइफ देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, और ऐसे लोग क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते हैं कि चलो पतले हो जाएं, ठीक है, पतले भी नहीं होते एंड दे बिकम मोटू, ठीक है। चलो अगला है ड्यू टू मैनी हेल्थ रिस्क ऑफ ओबेसिटी इट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ डिजीज, तो इसको अब एक बीमारी का दर्जा दे दिया गया है। ओबेसिटी के कारण क्या होता है, वेरियस डिजीजेस लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, अर्थराइटिस एक्सेट्रा, ये सब भी हो जाते हैं। और यहाँ पर जो ओबेसिटी होती है वो होती है ओवर ईटिंग के कारण, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज के कारण, थायराइड, जेनेटिक्स, ठीक है। ये हो सकता है कि माता पिता वो भी थोड़े से चबी हैं तो आप भी चबी हैं। देन डाइट में हाई इन कार्बोहाइड्रेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग अगर बहुत ज़्यादा है तो भी आप चबी हो जाएंगे। मेडिकेशन की कोई समस्या है, सोशल फैक्टर्स हैं, हार्मोन में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, प्रेगनेंसी, मोनोपॉज, इन सभी के कारण आपको डायबिटीज़ वाली कंडीशन हो सकती है। डायबिटीज़ क्या, ओबेसिटी वाली कंडीशन होती है और ओबेसिटी से डायबिटीज़ हो जाता है। बढ़ते अपन आगे देख लेते हैं क्या ऐसे तरीके हैं जिससे अपन डायबिटीज़ को और अपने ओबेसिटी को खासकर निपटा सकते हैं, ठीक है। तो ओबेसिटी को निपटाने के लिए मेन अपने पास आसन है हस्तासन, त्रिकोणासन, वज्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, ठीक है। इन चारों आसन के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इमेज को आप मतलब कहीं ना कहीं अपने शब्दों में लिख लेना, ठीक है, मतलब आप उसको ड्रॉ करके रख लेना। जैसे अगर आप इसके नोट्स बना रहे हो तो इस तरह से कुछ बना लेना आपकी कॉपी में, हस्तासन, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। त्रिकोणासन, तो त्रिकोणासन में ये बॉडी यूं और एक आसन यूं, ठीक है, इस तरह से कुछ बना लेना रफ पेन डायग्राम, जिससे क्या होगा, लाइन डायग्राम, जिससे आपको ये सब याद रहेंगे, ठीक है। हस्तासन, त्रिकोणासन, वज्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन। अब अपन इन सभी के स्टेप्स देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इनके क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया अपने पास वज्रासन, तो ये एक मेडिटेटिव आसन है। मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टेप्स आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, सारी PDFs आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार मैं बता भी देता हूँ, नील डाउन ऑन द ग्राउंड विथ नीज, एंकल्स, टोज टचिंग, योर टोज शुड बी स्ट्रेच बैकवर्ड्स, नाउ प्लेस योर पाम्स बोथ हेड ऑन द नीज एंड द अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। ऐसा कैसा पढ़ने से मुझे ज़्यादा मतलब लग नहीं रहा है, आप देखो इसको यहाँ पर देख लो। इसी तरह से आपको इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने मन से भी स्टेप्स लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये लेडी यहाँ पर बैठी हुई है तो आप लिख दो सिटिंग करना है, देन उसको पाँव को फोल्ड करना है, हाथ को थाइस पे रखना है और बिल्कुल मेडिटेटिव आसन में आपको बैठना है। तो इस तरह से आप मन से स्टेप लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। बस एक एसेंस वहाँ पर आ जाना चाहिए, तो ये आप काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा। बेनिफिट्स अपन देख लेते हैं। आप कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है,
देन इससे क्योर होते हैं बैक पेन, चेस्ट डिजीज़ एक्सेट्रा। मेमोरी आपकी एनहांस होती है क्योंकि मेडिटेटिव आसन है। जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स होती है वो भी यहाँ से दूर हो जाती है। मेंटल स्ट्रेस दूर होता है, ठीक है। पेल्विक मसल्स आपकी स्ट्रेंथन हो जाती है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, डिफेक्ट्स जो रहते हैं वो भी रिमूव होते हैं। और हर्निया है ना, हर्निया क्या होती है, बिल्कुल आपके स्टोमक के नीचे वाला जो पार्ट होता है वहाँ की समस्या होती है, तो वो और इन सभी से पाइल्स वाइल्स इन सभी समस्याओं से आपको रिलीफ यहाँ पर मिलने वाला है। देख लेते हैं इसके कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस के किन लोगों को आसन नहीं करना चाहिए। तो जिनको जॉइंट पेन है, जिसके स्पाइनल कॉलम के अंदर कोई दिक्कत है उसको नहीं करना चाहिए, और द इंडिविजुअल हु हैज सब डिफिकल्टी इन मूवमेंट उसको भी ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसके कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें भी आप मन से लिख सकते हो। बस आपको याद रखना है कि किस चीज़ से क्या क्योर होता है। जैसे आपको याद रखना पड़ेगा कि पादहस्तासन, वज्रासन, इन सभी चीज़ों से ओबेसिटी क्योर होती है, ठीक है। पादहस्तासन इसकी भी डेफिनेशन सिंपल सी है, ठीक है। प्रोसीजर डेफिनेशन कुछ है ही नहीं इनकी, सिर्फ प्रोसीजर है, मन से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे। इनको और पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। 1 2 3 4 4 पॉइंट्स में हर एक आसन की स्टेप्स बन जाएगी, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पादहस्तासन में क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रेट खड़े होना है, फिर बेंड करना है, अपने हाथ को पाँव से टच करना है, ये हो गया पादहस्तासन, ठीक है। इमेजेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे, क्योंकि अभी मैं पूरा टेक्स्ट पढ़ूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे और आप कहेंगे सर क्या कर रहे हो, इमेज बताओ और आगे बढ़ो, ठीक है। तो यही काम अपन कर रहे हैं। चलो, तो आप आराम से उसकी स्टेप्स देख लेना, ठीक है। स्टेप्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आराम से अपनी एग्जाम में कुछ भी लिख सकते हैं, 100 में से 100 मार्क्स कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। टेंशन मत लेना। चलो बढ़ते अपन आगे। पादहस्तासन के बेनिफिट देख लेते हैं। बेनिफिट भी देखो लगभग आसपास ही रहते हैं, जो जिस पार्ट पे ज़्यादा प्रेशर आए ना वो तो उसका बेनिफिट होगा ही, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, पूरा आप बेंड कर रहे हो, लेग स्ट्रेच होंगे, ठीक है। लेग पर तो आ ही रहा है, बैक पर भी आ रहा है। यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ, लेग और बैक का सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ है, ये रहा लेग और ये रहा बैक, तो इनका सबसे ज़्यादा यूज़ है, तो इसमें तो बेनिफिट होना ही होना है, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है। उसके बाद स्पाइनल फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ये हर में लिख सकते हो, हर एक आसन का फायदा यही होता है, ठीक है। तो ये आप लिख के आ जाना। कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन में भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट आता है। उसके बाद देख लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। तो जिनको बैक पेन है, भाई साहब बैक का ही पूरा काम है, बैक पेन है, जॉइंट्स में कोई समस्या है तो वो तो इसको बिल्कुल ना करें, ठीक है। बढ़ते अपन आगे। अगला है अर्धमत्स्येंद्र आसन। सबसे डिफिकल्ट आसन ये है, इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। ये स्टेप्स सारे मैंने लिख दिए, 6 स्टेप्स। देखो सबसे पहले इससे सीधा बैठ जाना, ये वाले घुटने को आपको क्या करना है, इधर लाना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फोल्ड कर लेना है, ये वाला जो पाँव है इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। स्टेप 3 में, स्टेप 4 में ये वाला हाथ आपको इधर से निकालना है और उसके बाद पीछे देखना है। तो बहुत डिफिकल्ट आसन है, एक बार आप इसका वीडियो जरूर से देख लेना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और बाकी आप इसमें स्टेप्स अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोशिश तो करना है इस आसन को आप ना लिख के आओ तो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स कटने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। इसको हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, यह मोहतरमा ने भी ये आंसर कर रखा है और इस तरह से आप इस आसन को कर सकते हो। बस आपको याद रखना है एमसीक्यू के हिसाब से कि अर्धमत्स्येंद्र आसन से ओबेसिटी क्योर होती है, ठीक है। बढ़ते अपन आगे। इसका क्या क्या बेनिफिट है, गॉल ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी रहेगा, स्ट्रेचिंग की एबिलिटी बढ़ेगी, डाइजेस्टिव एलिमेंट्स एकदम मस्त रहेंगे, तन्नाट रहेंगे, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, यूरिनरी ट्रैक का कोई डिसऑर्डर है, सर्वाइकल का कोई प्रॉब्लम है तो वो सब भी यहाँ पर से दूर हो जाएगा। सिंपल सा ये था। बस आपको क्या करना है इसमें अर्धमत्स्येंद्र आसन में याद रखना है कि इससे ओबेसिटी क्योर होती है, ठीक है। याद रख लिया, आपका काम बन जाएगा, कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला है इसमें कॉन्ट्राडिक्शन। देखो प्रेग्नेंट वुमेन को ऐसा नहीं करना है, बहुत सारे ऐसे आसन से जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना है, तो वो आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसमें। दैन जिसके पास अल्सर, हर्निया ये वाली समस्या है वो भी ना करें, या फिर बहुत सावधानी से करें, है ना। डू इट अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। आता है ना कोई आप स्टंट वाले शो देखते हो कि ये तो एकदम एक्सपर्ट की देख रेख में हुआ है, तो आपको वही काम यहाँ पर करना होगा। जिसको स्लिप डिस्क ये वाली प्रॉब्लम से वो भी ना करें, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड्स याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा। अगला है त्रिकोण आसन। सिंपल सा आसन है, कुछ नहीं करना, एक आपको त्रिकोण से यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो ये देखो इस लेडी ने यहाँ पर त्रिकोण बनाया है, तो इसी तरह का आपको त्रिकोण बनाना है और आपको हो जाएगा त्रिकोण आसन। याद रखना है बस कि ओबेसिटी को क्योर करता है, तो लेग्स, नीज, आर्म, चेस्ट इन सभी को स्ट्रेंथन करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, मेंटल फिजिकल इक्विलिब्रियम बना के रखता है, ठीक है। ये अच्छी टर्म है, इसको यूज़ करना है एग्जाम में। ओबेसिटी कम होगी बिल्कुल, इसीलिए तो अपन पढ़ रहे हैं इस आसन को। हाइट भी इंक्रीज होगी, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और एक्स्ट्रा फैट जो आपकी बॉडी में है उसको भी ये शेड ऑफ कर देगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं अपन, अगला देख लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्या है, जिसके पास सर्वाइकल या ऐसी कोई समस्या है वो इसको ना करें, बैक इंजरी है, माइग्रेन है तो वो भी ना करें, ठीक है। बाकी आप अपने मन से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, यंगस्टर्स में तो होती है और जो ओल्ड एज वाले व्यक्ति है ना उसमें बहुत ज़्यादा को होती है, ठीक है।
तो डायबिटीज़ इज सच ए डिसऑर्डर दैट इट कॉजेज शुगर टू बिल्ड अप इन आवर ब्लड स्ट्रीम। तो अपनी ब्लड स्ट्रीम में होती है ना, उसके अंदर शुगर बिल्डअप हो जाती है इंस्टीड ऑफ बीइंग यूज्ड बाय द सेल्स इन बॉडी। नॉर्मली क्या करते हैं, जो अपनी बॉडी के सेल्स होते हैं ना, वो शुगर को ले लेते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं और उससे बना लेते हैं ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज क्या करता है, अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब डायबिटीज़ वाली कंडीशन होती है ना, तो वो शुगर यूज़ नहीं होती है, तो अपनी बॉडी में एनर्जी तो नहीं रहेगी लेकिन ब्लड में शुगर बढ़ जाएगी। अब जब ब्लड में शुगर बढ़ेगी तो क्या होगा, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा जिसमें हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एंड डायबिटीज़ इज आइदर ड्यू टू पैनक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन। तो देखो क्यों क्यों हो सकता है, पहला तो इसका कारण है कि आपका जो पैनक्रियाज है ये आपका एक ग्लैंड है और ये ग्लैंड इनफ इंसुलिन की मात्रा को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और द सेल्स ऑफ द बॉडी नॉट रेस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू द इंसुलिन प्रोड्यूस, ठीक है। तो दो कारण हो सकते हैं, पहला तो इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, और दूसरा यह है कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन सेल्स उस पर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब सेल्स रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो वही शुगर का ग्लूकोज नहीं बनेगा और वो बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा आपके ब्लड में हो जाएगी, ठीक है। इसको मैंने समझाना जरूरी समझा था, इसलिए बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है, ठीक है। चलो, डायबिटीज़ क्या होता है, इट ड्यू टू डायबिटीज़ इंडिविजुअल फैटिक की कंडीशन में आ जाता है। फैटिक का मतलब थकान उसको होती है ना, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ब्लड विजन हो जाता है, ठीक है, आइज़ में भी उसको दिक्कत आ जाती है, किडनी फेलियर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, लॉस ऑफ वेट, ये सब हो सकता है। मेन रीज़न क्या होता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है, एक जैसे जीवन यापन करना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई साहब प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, ठीक है। बहुत सारी तरीके की एक्टिविटीज़ कीजिए। बहुत से टॉपर लोग क्या करते हैं, दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं, भाई साहब ऐसा नहीं करना है। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करिए, अपने दोस्तों के साथ गप्पेबाजी कीजिए, है ना, अपने फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये सब काम करेंगे तो मज़े में आप रहेंगे और बिल्कुल डायबिटीज़ और इन सभी समस्याओं से आप दूर रहेंगे, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करनी, लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना है। आप इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन और मतस्येंद्र आसन करके इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इमेजेस के माध्यम से भी बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो सिम्टम्स देख लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में कि व्हाट आर द वेरियस सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, तो आपको ये सब लिखना है। अपन ने आगे इसको उस फॉर्म में पढ़ लिया, टेक्स्ट की, है ना, यही मैंने आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बता दिया है कि कार्डियोवास्कुलर, वेट, यूरिनेशन, ब्लड विजन, किडनी फेलियर, तो इन सभी को आप देख लेना और अपने नोट्स में जरूर से इसको उतार लेना, ठीक है। चलो, कॉजेज़ क्या होता है, वही सेडेंट्री लाइफस्टाइल, डिजीज़ अगर पहले से, ओवरवेट है, ओबेसिटी इसका मेन कॉज है, और स्ट्रेस और टेंशन में अगर हैं तो भी डायबिटीज़ के आप शिकार हो सकते हैं। अगला देख लेते हैं, 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, बहुत सी बार एग्जाम में आ जाता है, यहाँ तक कि स्टेट पीएससी तक के एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर के एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी तरह की डायबिटीज़ होती है जिसमें ब्लड शुगर लेवल राइज होता है बहुत हाई ड्यू टू नॉन सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंसुलिन का सेक्रेशन ही नहीं हो रहा है। इन दैट डायबिटीज़ इफेक्टेड पर्सन हैज़ टू टेक आर्टिफिशियल इंसुलिन। तो यहाँ पर बचने का एक ही उपाय है कि आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा इंजेक्शन के थ्रू। जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है थोड़ा सा कम सीवियर होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल राइज होता है लेकिन इतना ज़्यादा हाई राइज नहीं होगा जितना टाइप 1 में होता है। इन दैट टाइप ऑफ डिजीज़, इस टाइप की डायबिटीज़ में क्या होगा, पैनक्रियाज सेक्रेटिंग द इंसुलिन हार्मोन बट इट मे नॉट बी सफिशिएंट टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन रहता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर इंसुलिन सेक्रेट तो हो रहा है लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं हो रहा है कि वो आपके ब्लड शुगर लेवल को पूरी तरह से कंट्रोल कर ले। तो यहाँ पर से क्या होगा कि ब्लड सेल्स विल ऑल्सो बी नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड टू द इंसुलिन प्रॉपरली। तो ये थोड़ा सा कम सीवियर है, ये ज़्यादा सीवियर है। तो यहाँ पर तो आपको इंसुलिन लेना ही लेना पड़ता है और यहाँ पर गोली दवाई से भी आपका काम चल जाता है। चलो बढ़ते अपन आगे, देख लेते कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, कौन कौन से आसन करने पड़ेंगे। तो भुजंगासन याद रखना, इस तरह से आप बिल्कुल एक कोबरा पोज यहाँ पर बना लेते हैं। पश्चिमोत्तानासन, देन पवन मुक्तासन, ठीक है, यहाँ से होगी पवन मुक्त, और अगला है अर्ध मतस्येंद्र आसन, ठीक है। तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसको अपन वापस नहीं पढ़ेंगे। पहला आ जाएगा पवन मुक्तासन, ठीक है। तो पवन मुक्तासन में क्या होगा कि लाई डाउन ऑन योर बैक, इन सभी को आप पढ़ लेना आराम से, बहुत ही अच्छे से मैंने स्टेप्स लिखी है, सिंपल स्टेप्स है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस मैं इमेजेस के माध्यम से बता देता हूँ ताकि ये लेक्चर बहुत बड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो यही देखो, लाई डाउन ऑन योर बैक, बिल्कुल वही स्टेप्स ये करेगी जो मैंने लिखी है, लेडी वही स्टेप्स करेगी, है ना। लाई डाउन ऑन योर बैक, अपने पाँव को ऐसे फोल्ड करें, हाथ से इसको पकड़ें, चेस्ट के पास इसको लाएं, एंड आपका हो गया पवन मुक्तासन, ठीक है। इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। टेंशन वेंशन आपका खत्म हो जाएगा लोअर बैक का, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर जोर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ ही रहा है ना। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पर कहीं होते हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा जोर यहाँ पर पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं बेनिफिट्स के अंदर।
देन रिड्यूस होगा आपका फैट थाई का, बटॉक्स का, एब्डोमिनल एरिया का, स्ट्रेंथन होगी आपकी मसल्स एंड इट ऑल्सो मसाजेस द इंटेस्टाइन। ठीक है, आपकी इंटेस्टाइन की भी यहाँ पर मसाज होने वाली है अच्छे से। ठीक है, तो फ्री की मसाज मिल रही है, जरूर से इस पवन मुक्तासन को आपको करना है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, जिनको जॉइंट पेन या ऐसा कुछ पेन होता है उनको ये बिल्कुल नहीं करना है। स्पाइनल कॉलर में कोई प्रॉब्लम है क्योंकि आप पूरा झुक के बेंट होंगे तो ये काम भी नहीं करना है उन लोगों को जिनको स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है। और बिल्कुल प्रेग्नेंट वुमेन तो इनको तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस कॉमन है, उसको आप बिल्कुल अपनी एग्जाम में एज इट इज छाप के आ सकते हैं। अगला आ जाएगा भुजंगासन। तो भुजंगासन में आप लाइक ए स्नेक करते हैं, तो इसको एक स्नेक पोज, कोबरा पोज ये सब भी बोलते हैं। सिंपल से इसकी प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं, इसको आप फॉलो करना। और देखो यहाँ पर बस ऐसे आपको करना है, पहले लाई डाउन कर लो फ्लैट और उसके बाद आगे से एक सांप की तरह आपको आगे यूँ करना है। तो ये हो जाएगा आपका भुजंगासन। देखो इसमें किस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा, बैक पे आएगा, हिप्स के आसपास आएगा, तो ये आपको बेनिफिट्स में दिख जाएगा। ठीक है, ओबेसिटी कम होती है, बिल्कुल स्ट्रेंथ एजिलिटी बढ़ती है, लिवर और इन सबको ये क्योर करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और स्ट्रेंथन करता है मसल्स ऑफ द हैंड्स, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये सब आप बिल्कुल वहाँ पर लिख सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन में वही प्रेग्नेंट वुमेन ना करें, हर्निया वर्निया की प्रॉब्लम हो ना करें, हेडेक वाले ना करें, बैक इंजरी वाले ना करें। ठीक है, सिंपल सा, क्योंकि बैक को तो आपको उसने सबसे ज़्यादा प्रेशर देना है। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल ही ना करें। शलभासन, शलभासन क्या होता है, लाई डाउन करना होता है प्रोस्टेट पोजिशन में और थाई को बैकवर्ड अपने को स्प्रेड करना होता है। देखो सिंपल सा है शलभासन, ये सबसे पहले इसमें भी सीधा सीधा अपने को लेटना है। फिर इसमें क्या करना है, इसको आप बना लो एक पाइवोट पॉइंट, इसको बना लो एक पाइवोट पॉइंट और इधर से भी ऊंचे हो जाओ, इधर से भी ऊंचे हो जाओ, तो आपका हो जाएगा परफेक्टली शलभासन। ठीक है, तो ये शलभासन क्या करता है, पोस्चर को इंप्रूव करता है, बॉडी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, स्ट्रेस को दूर भगाता है, बैक पेन खत्म कर देता है, कॉन्स्टिपेशन हटाता है ना। माइल्ड अगर आपको कोई दूसरी छोटी मोटी बीमारी है, डिस्क प्रॉब्लम है, तो इसको भी ये दूर कर देगा। तो ये सिंपल सा है शलभासन। कॉन्ट्राडिक्शन में यही, सर्वाइकल या किसी की प्रॉब्लम है वो ना करें, डायरिया, हाई ब्लड प्रेशर जिससे सफ़र कर रहे हैं तो वो भी शलभासन ना करें। ठीक है, माइग्रेन वाइग्रेन मतलब सिर दर्द ये सब होता है तो वो भी इसको ना करें। अगला आ जाता है अस्थमा। सिंपल सा ये टॉपिक है। अस्थमा क्या है, एक डिजीज ऑफ लंग्स है, मतलब अपने फेफड़ों की ये बीमारी है जिसमें क्या होता है, एयर वे बिकम्स ब्लॉक्ड और नेरोड कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो अस्थमा एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको सांस लेने में दिक्कत आती है क्योंकि जो आपके एयरवेज हैं या तो ब्लॉक हो चुके हैं या फिर बहुत ही पतले हो चुके हैं। एयरवेज कभी कभार क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं, मतलब स्वेल मतलब उसमें सूजन आ जाती है। तो इट ऑल्सो ट्रिगर कफिंग, स्नीजिंग, है ना, विस्लिंग और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। तो आप कभी अस्थमा वाले पर्सन के पास जाएंगे ना तो आपको बहुत सी बार उसकी नाक में से सीटी बजती हुई दिखेगी। ठीक है, कभी आप नोटिस करना किसी पर्सन को अगर अस्थमा है तो उसकी नाक में से सीटी बजेगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, उसका एयर ट्रैक्ट जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस हो चुका है या ब्लॉक हो चुका है। तो वहाँ से क्या होगा, पतली सी हवा निकलती है, पतली सी हवा जैसे निकलती है तो क्या होगा, आपको सीटी वहाँ पर सुनाई देगी। और बहुत सारी समस्या बाकी भी होती है, जैसे ये हो गई कफिंग की, है ना, स्नीजिंग की। तो ये सब समस्या तो कॉमन हो ही जाती है अस्थमा वालों को। तो देखो इस तरह का आपको पंप भी यूज़ करना पड़ता है। और ये एयर ट्रैक्ट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है और लंग्स की ये समस्या है। ठीक है, तो ये एयर ट्रैक्ट है, सिकुड़ जाता है, तो यहाँ से आपको सीटी बजती हुई भी दिखेगी बहुत सी बार। अस्थमा क्या एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एसोसिएट होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, स्वेलिंग वेलिंग यहाँ पर आ जाती है और लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। ठीक है, देन उसके बाद कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, कफिंग हो गया, हैवी ब्रीदिंग, चेस्ट में टाइटनेस आपको फील होगी, थकान आपको बहुत जल्दी आ जाएगी, पेन होंगे आपके हैंड्स, फीट, शोल्डर्स, बैक्स। और इसके रीजंस क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मेन रीजंस 1 मार्क में आता है, बहुत सी बार 3 मार्क्स में भी आ जाता है। तो मेन रीजंस है इसके, धूल, है ना, धुआं, एयर पॉल्यूशन, पोलन ग्रेन्स, एनिमल स्किन्स। जब भी तो बहुत से लोग जिनको अस्थमा होता है ना, वो दिल्ली जैसी सिटीज़ में सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, वो बहुत जल्दी निपट जाते हैं, क्योंकि एयर पॉल्यूशन के कारण पहले ही तो उनको सांस लेने में दिक्कत है और फिर एयर पॉल्यूशन ऊपर से हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सीवियर उनको लंग्स वंग्स में बीमारी हो जाती है और वो निपटने के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अस्थमा कैन बी कंट्रोल बाय, आप ये वाले आसन जरूर से करें। मैं नहीं चाहता मेरे प्यारे बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी हो। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन आसन को करें। अभी इमेज में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, तो ये रही अपनी सारी इमेज अस्थमा की। तो सुखासन, चक्रासन, पर्वतासन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन देख लिया अपनों ने, और मत्स्य आसन, ये सारे आसन आपको करने हैं। सारे आसन के नाम याद रखना, MCQ में आ जाता है। ठीक है, तो गोमुख आसन में क्या होगा, आपको एक गाय जैसा फेस बनाना होगा। ठीक है, चलो मैं खुद आपको करके बताता हूँ, बच्चों आप भी क्या याद रखोगे, चलो मैं खुद करके बताता हूँ। सिट इन सुखासन, ठीक है, ये सब आपको करना है और ये देखो मैं खुद करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो बिल्कुल गाय जैसा फेस हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है। तो इस तरह का आपको फेस कुछ बनाना है। सबसे पहले आपको एक वज्रासन में बैठना है, एक पाँव को इधर से फोल्ड करना है, एक पाँव को इधर से यूँ फोल्ड करना है। इस पाँव के अपोजिट जो हाथ है इसको आपको पीछे यूँ करना है और इस वाले हाथ से आप पीछे इस दोनों को हाथ को यूँ पकड़ना है। ठीक है, ये पीछे से बिल्कुल यूँ पकड़ना पड़ेगा और ये होता है अपने पास गोमुख आसन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गोमुख आसन, मैंने खुद आपको करके बता दिया है। चलो, तो बेनिफिट्स क्या होते हैं गोमुख आसन के, इट हेल्प्स इन क्योरिंग अस्थमा, बिल्कुल इसलिए तो अपन पढ़ रहे हैं। रिड्यूस करता है वेट, स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को फंक्शंस वेल करने की ताकत देता है, फ्लेक्सिबल हो जाती है आपकी बॉडी, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ब्लड वर्थ का बहुत तगड़ा यहाँ पर से सर्कुलेशन रहता है।
कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, जिसके स्निफ शोल्डर्स हैं, क्योंकि भाई साहब शोल्डर्स की तो एक्सरसाइज है, अगर ये है तो वो तो नहीं कर सकते इसको, ठीक है। कुछ और दूसरी समस्या है जैसे शोल्डर इंजरी हो गई है ना, प्रेगनेंसी वेगनेंसी है, तो बिल्कुल उस टाइम पे भी इसको नहीं किया जा सकता है। अगला आसन है पर्वत आसन। पर्वत आसन में तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल आपको एक पर्वत बनना है, सिंपल सा आसन है, ये तो सब आराम से कर ही सकते हैं। ये आपको एक माउंटेन बनना है और ये हो गया माउंटेन पोज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। पर्वत माउंटेन का हिंदी पर्वत ही होता है। तो इसमें स्पाइनल प्रॉब्लम दूर कर देगा, मसल और आर्म्स को स्ट्रेंथन करेगा, ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूरा उल्टे हो रहे हो तो ब्लड कहाँ से फ्लो होगा, बिल्कुल यहाँ से ब्लड फ्लो होकर चल जाएगा आपके दिमाग तक, तो ब्लड फ्लो टू द ब्रेन वो भी इंक्रीज होगा। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या है कि जिनको स्पाइनल इंजरी वो ना करें, और रिस्ट हिप या और कहीं इंजरी वो भी ना करें, ठीक है। सिंपल सा आसन था। अगला आसन है अपने पास मत्स्य आसन। मत्स्य आसन को अपन मछली आसन भी बोलते हैं, ठीक है। मछली आसन, फिश आसन, क्योंकि इसमें अपन क्या है एक मछली की तरह मुंह बना लेते हैं, ठीक है। मुंह नहीं बनाते, मतलब एकदम मछली जैसे अपन लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, पहले पाँव में आलकी पालकी लगाना है, बैक को थोड़ा सा उठाना है और सर नीचे रहेगा, हेड को पूरा गेज फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। ये काम करोगे तो आपका हो जाएगा मत्स्य आसन। सिंपल सा आसन है। बेनिफिट्स इसके देख लेते हैं। बेनिफिट क्या है कि अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, रिलीफ देता है उनको इनडाइजेशन से, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से, और कफ और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से भी यहाँ पर आपको छुटकारा ये दे देता है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, प्रेगनेंसी वाले बिल्कुल ना करें, माइग्रेन की समस्या हो, ब्लड प्रेशर की समस्या वाले इसको ना करें, नेक वेक में इंजरी है वो भी ना करें, क्योंकि देखो यहाँ पर नेक का पूरा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, देखो ये रहा, नेक का बहुत ज़्यादा यूज़ है, नेक में इंजरी है तो आपका काम ही तमाम हो जाएगा अगर ये काम कर लिया तो, ठीक है। अगला है सुखासन। सबसे सिंपल ये आसन है, ठीक है। देखो ये मोहतरमा यहाँ पर कर रही है, कुछ नहीं, ये आप रोज ही करते होंगे। खाना खाते टाइम आप ऐसे बैठते तो हैं, बस आप आंखें बंद नहीं करते, ठीक है। आंखें बंद हो रहा आपने कर ली आलकी पालकी लगा के, तो हो जाएगा सुखासन। सबसे सिंपल आसन है, मेरा फेवरेट आसन है, ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पर क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि पोस्चर आपका ऐसे इंप्रूव होगा, मेडिटेशन और स्टडी के बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है। तो पद्मासन का ये थोड़ा सा मॉडिफाइड ये फॉर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन क्या, अर्थराइटिस, बैक एक वाले, डिस्क प्रॉब्लम वाले, माइग्रेन वाले, और जिनका वीक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो इसको बिल्कुल ना करें, ठीक है। वीक की स्पेलिंग VEAK, तो वीक डाइजेस्टिव सिस्टम वाले इसको बिल्कुल ना करें। अगला है चक्रासन। चक्रासन में आपको एक चक्र बनना पड़ेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे चक्र बनना है। देखो जैसे मोहतरमा यहाँ पर चक्र बनी हुई है तो इस तरह से आपको चक्र बनना पड़ेगा। पहले स्ट्रेट खड़ा होना है, फिर लीन फॉरवर्ड, लीन बैकवर्ड करना है जब तक आपके हाथ नीचे टच ना हो जाते। सिंपल सा आसान है, घर पे प्रयास जरूर करना लेकिन एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर, ठीक है। नीचे जमीन नहीं रखनी, नीचे गद्दा रखना है। जमीन रखोगे तो भाई साहब क्या पता आप रहो ना रहो, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करनी गद्दे पे आसन करना है अगर नहीं आता हो तो। चलो बेनिफिट्स देख लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, वेस्ट पेन और ये सब में आपको राहत मिलती है, लंग्स वंग्स में अच्छे ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है, ठीक है। और ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी यहाँ से आपकी इंक्रीज होती है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, बैक इंजरी वाले ना करें, हाई लो ब्लड प्रेशर वाले ना करें, सर्वाइकल इंजरी वाले इसको ना करें। हाइपरटेंशन लास्ट टॉपिक अपना आ चुका है। हाइपरटेंशन अनदर नेम है हाई ब्लड प्रेशर का, ठीक है। जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको अपन हाइपरटेंशन कहते हैं और इसके बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इससे आपको हार्ट अटैक तक भी आ सकता है, ठीक है। सिंपल सा देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। सपोज ये है कि आपकी जो ब्लड जहाँ से फ्लो करता है, ठीक है, वो ब्लड की वेन्स एंड आर्टरीज, तो वेन्स एंड आर्टरीज जहाँ से आपका ब्लड फ्लो करता है ना, तो क्या होता है जैसे ही हार्ट यहाँ से ब्लड को पंप करेगा, तो ये रहा अपना हार्ट, ये ब्लड को पंप कर रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर से पंप करेगा ना तो क्या होगा कि ये जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इनके ब्लड जो वेसल्स हैं, मतलब इसको टोटल मिला के बोलते हैं ब्लड वेसल्स, तो इनके आउटर एज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है और जब वो प्रेशर अप्लाई होता है तो उसी को हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, ठीक है। तो देखो ये रहा, इस डिवाइस से अपन हार्ट रेट को मेजर करते हैं यहाँ पर। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरी, जो मैंने अभी आपको पूरा यहाँ पर कारण बता ही दिया है कि ब्लड वॉल्स के आसपास क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर लगेगा और ये इंक्रीज्ड एज के साथ और बढ़ता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो बूढ़े मानुस रहते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा रहता है ये हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। या फिर आपके पेरेंट्स को बहुत बार हो जाता है जब वो आपको डांटने आते हैं ना, बेटा ये काम क्यों किया तूने, और उस टाइम पे देखना उनका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना, बोलते हैं बेटा तू ब्लड प्रेशर मत बढ़ा वरना तेरा यहाँ पर काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोचते हैं अरे मम्मी का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता हूँ वरना मेरा ही यहाँ पर काम तमाम कर देगी, ठीक है। तो आप वहाँ से बच के रहते हैं, तो वही ये समस्या है। देखते हैं आगे, दो तरह के होता है यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मल इसकी रेट रहती है 80:120, ये आपको याद रखना है, mm/मर्क्यूरी, इसमें अपन इसको नापते हैं, सिंपल सा ये, ठीक है। अब जब ये यूनिट रहती है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, तो नॉर्मल क्या रहता है 120/80, तो 120/80 इसका नॉर्मल रहता है, mm/Hg, याद रखना है, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये 140/90 के ऊपर चला जाता है, ठीक है, 140/90 के ऊपर चला जाता है तो उसको बोलते हैं अपन हाइपरटेंशन की समस्या, ठीक है। तो ये सारे आसन आपको करने पड़ेंगे, जैसे ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, शवासन, भुजंगासन, तो आपका काम हो जाएगा, आप बच जाएंगे इस
पूरी बीमारी से, हाइपरटेंशन वाली, ठीक है। तो अर्ध चक्रासन क्या होता है, स्टैंड स्ट्रेट एंड कीप योर हैंड क्लोज टू योर बॉडी, प्लेस योर हैंड्स ऑन द बटॉक्स पर आपको रखने हैं। और यहाँ पर मैं फोटो में आपको बता देता हूँ, आपका काम भी आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो बटॉक्स पे इसने हैंड वैंड रखें, पीछे थोड़ा सा मुड़ी, अर्ध चक्रासन। चक्रासन में तो क्या हो रहा था, पूरा ही आपको चक्र बनाना है, अर्ध चक्रासन में आधा चक्र बनाना है, तो हो जाएगा अर्ध चक्रासन। हाफ व्हील पोज भी इसको बोलते हैं। वेस्ट फ्लेक्सिबल होती है, बैकबोन स्ट्रेंथन होती है, बीपी नॉर्मल हो जाता है, शोल्डर मसल्स टोन अप हो जाती है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कीप नीज स्ट्रेट वाइल बेंड बैकवर्ड, ठीक है, नीज को स्ट्रेट रखना है वरना चक्कर पड़ जाएगा। अगला है शवासन। देखो सबसे सिंपल आसन है, इसमें कुछ नहीं करना, बस एक शव की तरह बैठ जाओ, ठीक है, शव की तरह लेट जाओ, आपका काम हो जाएगा शवासन। इसको बोलते हैं कॉप पोज या फिर डेड बॉडी पोज भी इसको बोलते हैं। सिंपल सा आसन है। बेनिफिट क्या होगा, रिलैक्स होगी पूरी बॉडी, स्ट्रेस, फैटिग, डिप्रेशन, इन सभी से छुटकारा आपको मिलेगा और आपका मेंटल हेल्थ और ये सब कामनेस बनी हुई रहेगी। प्रिकॉशंस में क्या लेना है, शवासन इस परफॉर्म शुड बी पीसफुल एंड नो नॉइज एट इट। सबसे सिंपल इसमें प्रिकॉशंस है, ऐसी जगह शवासन करो जहाँ पर कोई नॉइज़ ना हो, तो आराम से आपको नींद आ जाए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इंश्योर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पीछे चल रहा है, डीजे पे गाने बज रहे हैं और आप वहाँ पर शवासन कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं करना है। नो नॉइज एट ऑल, उसी रूम में आपको शवासन करना है, ठीक है। चलो अब एक आध दो क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा देते हैं। आसन फॉर डायबिटीज़ अपनों ने पढ़ा था, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो कि आसन रहता है डायबिटीज़ के लिए। अगर ब्रेन क्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन, तो क्या हो जाएगा, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक्सेस परसेंटेज ऑफ द नॉर्मल वेट इज कॉल्ड ओबेस, ठीक है। तो अगर 20% से ज़्यादा अगर आपके पास नॉर्मल फेट का परसेंटेज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि आप ओबेस हो चुके हैं, अब आप अत्यधिक मोटे हो चुके हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट यूज फॉर ओबेसिटी, तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन, वज्रासन और त्रिकोणासन को तो अपन यूज़ करते हैं, पर्वत आसन को अपन ओबेसिटी के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला, आपको सिर्फ ये याद रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा आसन करना है। स्टेप्स तो आप मन से लिख देंगे अगर आपके मन में उनकी इमेजेस हैं तो, ठीक है। चलो चूज एन आसन फॉर द ओबेसिटी, तो ओबेसिटी के लिए आपको करना होता है वज्रासन। डिजीज नॉन एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी टेक, ठीक है, रेस्पिरेटरी जहाँ पर भी बात है अस्थमा, बिल्कुल आंख बंद करके लगा देना। अगला आ जाएगा चूज द आसन विच हेल्प्स टू कंट्रोल अस्थमा, तो अस्थमा कंट्रोल करता है आपका चक्रासन, सिंपल सा है। देन कफिंग, हैवी ब्रीदिंग, ये सब वापस आ गया, तो वही रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अस्थमा। देन द प्रेशर ऑफ द ब्लड इंक्रीजेज ऑन द वॉल ऑफ द आर्ट्रा, तो ब्लड प्रेशर हो गया है, ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन, इसका आंसर हो जाएगा। देन कौन सा आसन अपने को यूज़ करना चाहिए टू रिड्यूस हाइपरटेंशन, तो वो हो जाएगा शवासन, ठीक है। रिलैक्स करो, बस रिलैक्स ही तो अपने को चाहिए, तो कहाँ का ब्लड प्रेशर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, डिफाइन अस्थमा, तो बिल्कुल आपको अस्थमा की डेफिनेशन लिखनी है, अपनों ने बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन इसके आगे देख लिए। एक्सप्लेन प्रोसीजर, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ द एनी टू आसन, ठीक है। तो अस्थमा से रिलेटेड अपनों ने बहुत सारे आसन देखे हैं, उनमें से कोई भी दो आसन को आपको सिलेक्ट करना है और उन आसन को कैसे लिखना है। सपोज यहाँ पर आ जाएगा अपने पास त्रिकोण आसन, ठीक है। तो त्रिकोण आसन को यूँ लिखा, इसमें ऐसा यूँ बनाया चक्रा, इधर इधर इधर, यहाँ पे लिख देना आप उसकी सबसे पहले प्रोसीजर, यहाँ पर लिख देना आप उसके बेनिफिट्स और नीचे लिख देना कॉन्ट्राडिक्शन। 2 बार ऐसे कर देना, 5 में से 5 नंबर कहीं नहीं आपके गए, ठीक है। ये काम आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन हर एक के लिए बन सकते हैं, हाइपरटेंशन के लिए बन सकता है और सभी के लिए बन सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो उसको आप कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कॉमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिनअप कर रखा है, आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस न हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।